तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इन दिनों बिहार तनाव में है, लोग हिंसा से प्रभावित हैं, शहर शहर उपद्रव मचा हुआ है। पीड़ितों के जख्मों पर अब भी हिंसा की चिंगारी भड़क रही है। खौफ के साए में अब लोग जी रहे हैं। इसी सब के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार के दावत में शामिल हुए, लेकिन नीतीश के पीछे लाल किले के पोस्टर लगने से सियासी बखेड़ा तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के दिन से बिहार में जारी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार सुलग रहा है। सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर कौन है जो इस हिंसा का जिम्मेदार है। बिहार सुलगता रहा, बिहार जलता रहा। इसी बीच नालंदा के हिंसा वाले दिन की नई तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर नालंदा की है, जहां देखिए किस तरह उपद्रवियों द्वारा हिंसा की आग को भड़काया जा रहा है। एक एक चेहरे को गौर से देखिए। इसमें कई चेहरे शामिल हैं जो बस्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। हिंसा की आंच 100 घंटों के बाद भी ठंडी नहीं पड़ी है। लोग अब भी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 130 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी तेज है। रात के वक्त शांति बहाल करना अब भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बात अगर बिहार शरीफ की करें तो यहां अब भी धारा 144 लागू है। पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। देखिए, बिहार की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन बंगाल की तस्वीर भी कुछ बिहार जैसी ही है। बंगाल भी हिंसा की आग में सुलग रहा है। बंगाल के राज्यपाल ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं ममता बनर्जी भी अब मानो बंगाल में यूपी मॉडल को लागू करने का मान बना चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। एक और बिहार जल रहा है, दूसरी ओर बंगाल की तस्वीरें भी कुछ ऐसी हैं। बंगाल में हिंसा और हंगामा तेज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हुगली के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल स्टेशन भी पहुंचे और वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने साफ कहा था कि काली ताकतों को समाज का सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसी बीच ममता दीदी के तेवर कड़े नजर आए। दीदी ने साफ कह दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा लगता है कि दीदी ने भी यूपी के योगी मॉडल को अपना लिया है, तभी तो उन्होंने भी अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। 30 मार्च को बंगाल में शुरू हुई हिंसा की चिंगारी अब तक भड़क रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां बीते 16 दिनों से जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 8 बिंदुओं पर डॉक्टर और सरकार की बात हुई है और समझौता हुआ है, लेकिन डॉक्टरों के प्रदर्शन के 16 दिनों के दौरान परेशानी मरीजों को हुई। ओपीडी बंद होने से कई मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाया। कई मरीज गंभीर हालत में भी पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 16 दिनों से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हुआ, जिसके बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया। लेकिन इस समझौते से पहले डॉक्टर्स ने महारैली निकाली। बीते 10 दिनों में डॉक्टर्स का ये दूसरा शक्ति प्रदर्शन था। इस रैली के बाद डॉक्टर्स का डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिला और अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके पहले 27 मार्च को भी बड़ी रैली जयपुर में निकाली गई थी। सरकार और डॉक्टर्स के बीच 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ है। इस बिल में ये नियम था कि इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पतालों को मरीज का मुफ्त में इलाज करना होगा, चाहे मरीज के पास पैसा हो या फिर नहीं। डॉक्टर्स की दलील थी, हर कोई इमरजेंसी बताकर फ्री में इलाज चाहेगा तो अस्पताल का खर्च कैसे निकलेगा। राइट टू हेल्थ बिल में प्रावधान है कि अगर मरीज गंभीर हालत में आए तो अगर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करना है तो पहले वह अस्पताल ही एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगा। प्राइवेट डॉक्टर्स कहते हैं कि एम्बुलेंस का खर्च आखिर कौन उठाएगा। लेकिन आखिरकार सरकार और डॉक्टर्स के बीच समझौते हुए। बिल में संशोधन के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म कर दिया। किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर श्रीनगर की वादियों में खूब मलाई काटी। जब अधिकारियों को इस बात का पता चला तो गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इस जालसाज की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसने गुजरात में भी कई फ्रॉड किए हैं। अब गुजरात पुलिस भी शिकंजा कसने जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताने वाले जालसाज किरण पटेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। कश्मीर की वादियों में फर्जी अधिकारी बनकर वीवीआईपी अतिथि का उसने खूब लुत्फ उठाया। श्रीनगर में पकड़े गए किरण पटेल पर अब गुजरात पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीजेपी नेता के भाई का बंगला कब्जाने के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच किरण पटेल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम श्रीनगर पहुंच गई है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पटेल की पत्नी मालिनी पटेल को पिछले हफ्ते ही अरेस्ट कर लिया था। इसके अलावा किरण पटेल की मुश्किलें बड़ोदरा में दर्ज मामले में भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 2019 में दर्ज एक मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें किरण पटेल पर गरबा महोत्सव आयोजित करके वेंडर्स का भुगतान नहीं करने का आरोप है। पुलिस इस मामले में ईडी की मदद ले सकती है। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद किरण पटेल को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर वारंट पर लेकर अहमदाबाद आएगी। अब बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिनकी आज ऑटोबायोग्राफी आजाद लॉन्च होगी। उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पीएम मोदी के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार उन्होंने भी किया। प्रधानमंत्री मोदी उदार हैं, उसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो किसी भी मुद्दे पर पीएम मोदी को बख्शते नहीं थे। बावजूद इसके पीएम मोदी ने भी कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। वो हमेशा एक नर्म दिल वाले राजनेता की तरह पेश आए। धारा 370 खत्म होने के बाद की घटना का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कई नेता धारा 370 खत्म होने के बाद विपक्ष के धरने में नहीं आए। तो गुलाम नबी आजाद की बायोग्राफी रिलीज होने से पहले ये बयान उन्होंने दिया और बुक लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी की तारीफ उनके द्वारा की गई। मोदी ने बदले की भावना से काम कभी नहीं किया, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। बात करते हैं चाइना की। चीनी मिल घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ के करीबियों से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह सुबह हुई इस छापेमारी के लिए तगड़ा सुरक्षा बंदोबस्त भी लगाया गया। खास बात यह है कि जिन कारोबारियों के यहां छापेमारी शुरू हुई उनका सीधा कनेक्शन एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ से बताया जा रहा है। ये छापेमारी पुणे के सिंगड़ रोड और शिवाजी नगर इलाके में की गई है। ईडी ने अधिकारियों से छापेमारी शुरू की तो वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। जानकारी के अनुसार ईडी ने व्यवसायी विवेक गावने, चंद्रकांत गायकवाड़, जयेश दुढेडिया और उन सबके घरों और दफ्तरों में छापेमारी की। इस छापेमारी से पूरे पुणे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये रेड सेवा विकास सहकारी बैंक के निदेशकों द्वारा 124 फर्जी ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने के संबंध में हुई थी। आरोप है कि इस मामले में करीब 430 करोड़ रुपए अनियमित तरीके से विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को बांटे गए थे। सिक्किम के नाथुला पहाड़ी दर्रे में आए एवलांच में 80 टूरिस्ट देखते ही देखते बर्फ के बवंडर में समा गए। हालांकि तेजी से बड़े स्तर पर बचाव अभियान भी शुरू किया गया है। नतीजन ज्यादातर लोगों को बर्फ के सैलाब से निकाल लिया गया है, पर 7 लोगों को वक्त रहते नहीं बचाया जा सका और ये टूरिस्ट हिमालय की गोद में नींद सो गए। और अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। 12 जख्मी सैलानियों का इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। आशंका है कि पहाड़ से फिर हिमस्खलन हो सकता है। कुदरत जब अपनी खूबसूरती बिखेरती है तो इंसान दूर दूर से इसके मुंह में खींचे चले आते हैं। सिक्किम के नाथुला में भी टूरिस्ट नेचर के इसी रंग को देखने के लिए जुटे थे, लेकिन पलक झपकते प्रकृति कब रौद्र रूप धारण कर ले कुछ नहीं कहा जा सकता। पर एक बार जो कुदरत नाराज हो गई तो उसके सामने इंसान की बिसात फिर तिनके से ज्यादा नहीं होती। नाथुला पहाड़ी दर्रे में आए एवलांच में 80 टूरिस्ट देखते ही देखते बर्फ के बवंडर में समा गए। हालांकि तेजी से बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। नतीजन ज्यादातर लोगों को बर्फ के सैलाब से निकाल लिया गया, पर फिर भी 7 लोगों को नहीं बचाया जा सका।
और ये टूरिस्ट हिमालय की गोद में मौत की नींद सो गए। 12 जख्मी सैलानियों का इलाज अस्पताल में जारी है। आशंका है कि नाराज हुए पहाड़ से हिमस्खलन हो सकता है।